हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक विजय। दिस वीडियो इज ऑन फंक्शंस। इसमें हम लोग तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करेंगे: सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान फंक्शन है तीनों। आपको आगे कैलकुलस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका रोल रहेगा, आगे देखिएगा आप। तो वन बाय वन इन फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले सिग्नम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। सिग्नम फंक्शन सबसे इजी फंक्शन है मैथमेटिक्स में। जितने भी फंक्शंस हम लोग आईआईटी जेईई की सिलेबस में बात करते हैं उसमें सबसे आसान फंक्शन सिग्नम फंक्शन है। इसका सिंपल सा फंडा है। पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको इस तरह से लिखा जाता है। देखिए, जैसे लॉगरिथम को हम लिखते हैं log x, वैसे सिग्नम फंक्शन को लिखते हैं हम लोग sgn x। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर डोमेन देखिए, यहाँ पर x जो है आप कुछ भी रख सकते हो इसमें। x बिलोंग्स टू r के लिए ऑपरेट होता है, सारे रियल नंबर्स के लिए ऑपरेट होता है। लेकिन जो इसके आंसर्स आते हैं फंक्शन के, वो केवल तीन तरह के आंसर ही आना पॉसिबल है। सिग्नम एक्स केवल तीन तरह के आंसर देता है। या तो -1 आंसर देगा, या 0, या फिर 1 आंसर देता है। और कोई भी आंसर इसका पॉसिबल नहीं है। देखिए किस तरह से ये ऑपरेट करता है वो समझ लेते हैं। कि यदि आपने सिग्नम एक्स में एक्स की जगह, या बोले इनपुट जो है इस फंक्शन में, यदि आपने पॉजिटिव इनपुट डाला, तो सिग्नम हमेशा 1 आंसर दे देता है, 1 आंसर दे देगा। लेकिन यदि आपने x की जगह नेगेटिव इनपुट डाला, नेगेटिव नंबर पुट किया, तो आंसर विल बी -1। और यदि x की जगह 0 पुट किया, तो आंसर 0 ही आ जाता है। तो तीन तरह की सिचुएशन रहती है सिग्नम फंक्शन में। पॉजिटिव इनपुट के लिए 1 देता है आंसर, नेगेटिव इनपुट के लिए -1 देता है, और 0 के लिए 0 आंसर दे देता है। देखिए इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कि यहाँ पर देखिएगा, x पॉजिटिव है, यदि अपन पहला केस बात करें, तो x पॉजिटिव है तो फिर इनपुट पॉजिटिव हुआ तो ये 1 आंसर देता है, 0 पर 0 आंसर देता है, और नेगेटिव नंबर्स के लिए -1 आंसर देता है। इसका ग्राफ बनाना भी बहुत आसान है। ग्राफ किस तरह से बनाया जा सकता है, देखिए कि यदि हम बात करें x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर तो ये एग्जैक्ट 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन 0 के बाद में ओपन 0 से इन्फिनिटी, देखो यहाँ पे ओपन 0 है क्योंकि 0 पर इक्वालिटी नहीं है। तो ओपन 0 से इन्फिनिटी की बात करें तो सारे नंबर्स के लिए आंसर क्या मिलते हुए दिखाई देगा? 1 मिलते हुए दिखाई देगा। इस तरह से y इक्वल टू 1 लाइन बनते हुए दिखाई देगी। कि आप इनपुट कुछ भी डालो, x की वैल्यूज पॉजिटिव कुछ भी आप पुट करके देखिए, हमेशा आंसर आपको 1 1 1 मिलता जाएगा। सिमिलरली जब आप x नेगेटिव पुट करोगे, तो आपको हमेशा -1 आंसर मिलते हुए दिखाई देता है। तो ये देखिए इसका सिंपल सा ग्राफ है। 0 पर 0 है वैल्यू, और बाकी 0 के बाद में 1, 0 के पहले हमेशा ही -1। इस तरह का सिग्नम एक्स का ग्राफ होता है। ये ग्राफ आपको याद भी रखना होता है, और ये आगे काफी सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं सिग्नम फंक्शन के, उसके एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक अंडर रूट के अंदर सिग्नम का एक्सप्रेशन लिख दिया है। सिग्नम ऑफ, ब्रैकेट में लिखा है mod x -2 अपॉन mod x प्लस 4। और इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया डोमेन बतानी है। तो डोमेन का क्या फंडा रहता है कि जितने भी गिवन एक्सप्रेशन पे कंस्ट्रेंट्स हैं, उन सारे कंस्ट्रेंट्स की अलग अलग इक्वेशंस बना लेनी चाहिए, और फिर उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर एक ही कंस्ट्रेंट है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी रखनी चाहिए वो कैसी हो जानी चाहिए? डेफिनेटली वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। और तो कोई कंस्ट्रेंट यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना? तो डेफिनेटली अपन ये कंस्ट्रेंट को अप्लाई करके भी चलते हैं कि सिग्नम जो है वो आपका 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर रखा हुआ है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को यदि पॉजिटिव होना है या 0 होना है, तो अब अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सिग्नम 0 या 0 से बड़ा आंसर कब देता है। हालांकि सिग्नम 0 या 0 से बड़े केवल दो ही तरह के आंसर दे सकते हैं, या तो 0 देगा या 1 देगा। तो कब मिलेगा? जबकि जो इनपुट है, ये इनपुट पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, या फिर 0 से बड़ा हो। यदि ये 0 हो जाएगा इनपुट, तब तो ओवरऑल 0 आंसर आ जाएगा, तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इक्वालिटी लगी हुई है। यदि ये पूरा का पूरा इनपुट 0 से बड़ा हो गया, तो सिग्नम आंसर 1 दे देगा, और 1 दे देगा तो वो भी 0 से बड़ा है, इसका मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये चाहेंगे कि जो सिग्नम के अंदर जो पूरा एक्सप्रेशन रखा हुआ है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखिए इस स्टेप को लिख देते हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये सिचुएशन रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अब नॉर्मल ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। यदि आपने मेरे इनइक्वालिटी मॉड्यूलस के वीडियोस ढंग से देखे हैं, ढंग से आपने प्रैक्टिस करी है, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि देखिए मोडेक्स का आंसर तो हमेशा ही क्या होता है? पॉजिटिव। तो मोडेक्स प्लस 4
मतलब मोड एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो ये मोड एक्स प्लस 4 तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब एक्स की जगह कुछ भी रख लो डिनोमिनेटर में, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आ जाएगा, और ये हमेशा ही पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से आंसर हमको मिलते हुए दिखाएगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है किससे, मोड एक्स प्लस 4 से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दिया, और पॉजिटिव है इस वजह से इनइक्वालिटीज का साइन सेम रहेगा, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से मॉडिफाई हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको सोल्व करना तो आसान काम है। ये हो जाएगा मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दोनों साइड्स पे 2 ऐड कर लेते हैं। 2 ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और यदि किसी एक्सप्रेशन में मोड एक्स यदि 2 से बड़ा लाना है इक्वेशन में, तो डेफिनेटली एक्स को क्या रखना पड़ेगा, या तो 2 से बड़ा रखना पड़ेगा या -2 से छोटा रखना पड़ेगा। ये हमने मेथड 3 के थ्रू डायरेक्ट हमने यूज कर लिया है। मेथड 3 हमारा क्या था मॉड्यूलस के केस में, कि कभी यदि मोड ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू के, ये हमने नोट में लिखा हुआ है कि यदि ग्रेटर देन इक्वल टू के हो, जहां पे के क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, तो डेफिनेटली वाई क्या होगा, या तो वो होगा के से बड़ा, या फिर हो सकता है -के से छोटा। ये दोनों ही अलाउड है। तो मैंने यही चीज यहाँ पर अप्लाई करने का ठाना है कि यदि मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो या तो सर एक्स 2 या 2 से बड़ा होगा, या फिर एक्स -2 या -2 से छोटा होगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 क्लोज से इंफिनिटी। ये सिचुएशन हो जाएगी। ठीक, तो देखिएगा इसमें ये लास्ट में फाइनल जो आंसर बनेगा उसको भी अपन लिख सकते हैं। वो लिखा जा सकता है इस तरीके से कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो देखिए क्वेश्चन एकदम आसान सा है। ये पहला स्टेप सिग्नम का यूज हुआ, उसके बाद तो ये बेसिक मैथ्स का सवाल है, इनइक्वालिटीज मॉड्यूलस का क्वेश्चन है। सिग्नम का तो केवल इतना सा हमें फंडा यूज करना पड़ा कि सिग्नम का आंसर 0 या 0 से बड़ा चाहिए, तो सिग्नम का जो इनपुट होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी आपका सिग्नम का आंसर 0 या 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो सेकंड फंक्शन की बात करेंगे इस वीडियो में हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, बॉक्स फंक्शन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से कि एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स लिखा जाता है। देखिए इस तरह से एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स। यहाँ पर भी डोमेन की बात करें तो एक्स तो कुछ भी रियल नंबर रखा जा सकता है, लेकिन जो आंसर्स आते हैं वो हमेशा इस फंक्शन के, वो हमेशा ही इंटीजर्स ही होते हैं, कभी भी नॉन इंटीजर आंसर में नहीं आ सकता। तो ये बॉक्स फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से ऑपरेट करता है वो समझ लीजिए। कि यदि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी इनपुट डाला, सपोज आपने 3.5 इसके अंदर पुट किया है, यदि आपने नॉन इंटीजर पुट किया तो एक अलग सिस्टम से ऑपरेट करता है। यदि आपने इंटीजर पुट किया है, मान लीजिए यहाँ पर आपने 5 पुट कर दिया होता, इंटीजर पुट कर दिया होता, तो दोनों सिचुएशन में डील करना सीख लीजिए। यदि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के अंदर इंटीग्रल इनपुट डाला है, इंटीजर पुट किया है, तो ये डायरेक्टली आंसर दे देता है। यदि आपने इंटीजर पुट किया है तो डायरेक्टली एज इट इज उसको आउटपुट पे निकाल देता है। जैसे बॉक्स ऑफ 5 की बात करें तो 5 ही होगा, बॉक्स ऑफ 7 की बात करें तो वो 7 ही होगा, बॉक्स ऑफ -2 की बात करें तो वो -2 ही होगा। मतलब एक बॉक्स के अंदर यदि आपने इंटीजर पुट किया है तो डायरेक्टली बॉक्स ओपन हो जाता है, आप आंसर डायरेक्टली जो इनपुट डाला वो ही आउटपुट पे निकल के आ जाता है। लेकिन यदि आपने बॉक्स के अंदर नॉन इंटीजर पुट किया है, जैसे 3.5 पुट कर दिया, तो अब इस सिचुएशन में इस तरह से ऑपरेट करता है कि जो 3.5 नंबर आपने इनपुट किया है उससे जस्ट छोटा इंटीजर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो 3.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है, 3 होता है नंबर लाइन पर। तो 3.5 से जस्ट छोटा इंटीजर 3 है, तो 3 आंसर में आ जाएगा। तो बेसिकली करता क्या है कि जो इनपुट आप पुट कर रहे हैं नॉन इंटीग्रल इनपुट, उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो फाइनल आंसर में आउटपुट की तरह आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें 1.7 ले लेते हैं, 1.7 की बॉक्स की बात करते हैं, तो नंबर लाइन पर देखेंगे तो 1.7 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 1.7 से जस्ट छोटा इंटीजर है 1। एकदम लेफ्ट में जो पहला इंटीजर मिल रहा है 1.7 से, वो हमारा आंसर होता है ना। तो 1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का। या बोल सकते हैं इंटीजर पार्ट, कि 1.7 का इंटीजर पार्ट कितना होता है, 1 होता है। या इसको रीड किया जा सकता है कि बॉक्स ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 1, या बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.7 इज 1। सिमिलरली आप नेगेटिव नंबर्स के लिए भी सोच के देखिए, जैसे माइनस का 2.3 दे दिया जाए और इसके बॉक्स की बात की जाए, तो यहाँ पर कई बार लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सर ये
इंटीजर पार्ट तो ये है ना यहाँ पर, इसको ही आंसर में देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन को फॉलो करता है। डेफिनेशन जो हमने बताई है वही अप्लाई करनी पड़ेगी कि जो भी नंबर आपने इनपुट में डाला है उससे जस्ट लेफ्ट वाला जो इंटीजर होगा वो आंसर में हो जाएगा। तो इसके -2.3 के लेफ्ट में कौन होता है? -3 होता है। तो -3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ना कि -2। तो -3 विल बी द फाइनल आउटपुट। इसी तरीके से कुछ इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं किस तरह से बॉक्स फंक्शन ऑपरेट करता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑपरेट करता है। तो देखिए 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2, क्योंकि 2.7 के जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर है वो 2 ही तो है, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 3.15 का 3 हो जाएगा। हाँ, 5 यदि हमने इंटीजर पुट कर दिया तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि यदि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर पुट किया है तब तो वो डायरेक्टली आंसर बन के निकल जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो जाती है। इसी तरीके से माइनस की 1.6 की बात करें तो ये -2 होगा। नेगेटिव नंबर्स के लिए स्पेशल केयर रखेंगे कि माइनस की 1.6 का इंटीजर पार्ट देखना है तो इसके लेफ्ट में जो पहला इंटीजर मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो -1.6 के लेफ्ट में -2 मिल रहा है, तो -2 इसका आंसर होगा। सिमिलरली माइनस का 3.2 की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर हो जाएगा -4। अब यदि ये सिस्टम समझ में आता है तो आप मुझे एक चीज बताइए कि यदि मैं कोई नंबर 0 से 1 के बीच का नंबर ले रहा हूँ, कोई सा भी रेंडमली, जैसे 0.3 ले लेते हैं, 0.7 ले लेते हैं, 0.65 ले लेते हैं, कोई सा भी आप 0 से 1 के बीच का नंबर ले लीजिए। इन सारे नंबर्स के लिए यदि अपन बॉक्स की बात करें तो क्या सेम आंसर आ जाएगा क्या? सबके लिए ही इंटीजर पार्ट कितना होने वाला है? 0, क्योंकि इनके सबके लिए लेफ्ट में जो पहला इंटीजर मिलेगा वो कौन होगा? 0 ही तो होगा, क्योंकि ये सारे नंबर 0 से 1 के बीच में है। तो 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबके लिए लेफ्ट में जो पहला इंटीजर मिलेगा वो कौन होगा? 0 होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 0 से 1 के बीच में यदि x को हम 0 क्लोज से 1 के बीच में कोई सा भी नंबर ले लें तो डेफिनेटली उन सारे नंबर्स के लिए बॉक्स एक्स कैसा आंसर देगा? वो 0 ही दे देगा। सोच लीजिए आराम से। 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आप नंबर ले लीजिए, हमेशा जब बॉक्स निकालोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। 0 पर इक्वालिटी इसलिए लगी क्योंकि आप देखिए 0 पर आंसर 0 ही आता है, लेकिन 1 पर इक्वालिटी नहीं लगा सकते। एग्जैक्ट 1 के लिए बॉक्स क्या आंसर देगा? फिर तो 1 ही दे देगा। लेकिन यदि 1 से हल्का सा भी छोटा नंबर हुआ, 0.99 भी हुआ, तो डेफिनेटली बॉक्स लेने पर आंसर कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि अपन बात करें कि यदि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, क्लोज 1 से ओपन 2 के बीच में है, इन सारे नंबर्स के लिए बात करें, जैसे बॉक्स ऑफ 1.7 है, 1.3 है, 1.2 है, इन सब के लिए यदि आप इंटीग्रल पार्ट देखेंगे तो इन सब का इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए लेफ्ट मोस्ट जो सबसे लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर मिलेगा वो आपका 1 ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस पूरे इंटरवल में बॉक्स जो आंसर देगा वो 1 आंसर देगा। सिमिलरली आगे भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसी तरीके से 2 से 3 के बीच में हमेशा 2 आंसर आएगा, 3 से 4 के बीच में बॉक्स का आंसर हमेशा 3 होगा। इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका ग्राफ बनाना बहुत ही आसान काम हो गया यदि ये सिस्टम समझ में आता है तो। इसका ग्राफ किस तरह से बनाया जा सकता है, देखिए यहाँ पर मैंने प्लॉट कर रखा है कि यदि हम बात करें 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में हमेशा ही आंसर कितना मिल रहा है? 0 से 1 के बीच में हमेशा ही आंसर 0 मिल रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पर 0 से 1 में हमेशा आंसर 0 है, लेकिन 0 क्लोज से स्टार्ट होकर के 1 ओपन तक था यह मामला, जो हमने अभी लिखा कि 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच में आंसर हमेशा कितना मिलता है बॉक्स का? 0 मिलता है। तो इसका मतलब इक्वालिटी जो है या क्लोज इंटरवल जो है वो लगाना पड़ेगा मुझे कहाँ पर? 0 पर, और 1 पे लगेगा ओपन। फिर हम बात करेंगे दूसरे इंटरवल की, जब x आपका 1 से लेकर के 2 के बीच में होगा। तो यदि x 1 से 2 के बीच में है तो हमेशा ही आंसर आपको कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो 1 से 2 के बीच में हमेशा ही आंसर 1 मिल जाता है। सिमिलरली 2 से 3 के बीच में हमेशा 2 मिलेगा, यहाँ पर 2 पर क्लोज होगा, 3 पर ओपन होगा। अगेन ऐसे ही 3 से 4 की बात कर सकते हैं। सिमिलरली आप नेगेटिव इंटरवल्स में देखेंगे तो भी हम लोग इस तरह का ग्राफ इजीली कंक्लूड कर सकते हैं। ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बॉक्स 6 बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको याद भी रख लेना पड़ता है। और इस फंक्शन का, इस ग्राफ को देख करके आप एक और जो नाम बनाया जाता है वो इस तरह से बनाया जा सकता है, स्टेप अप फंक्शन। स्टेप अप फंक्शन भी बोला जाता है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स आ रही है इस तरह की, 1 यूनिट के इंटरवल पे इस तरह के स्टेप्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोल दिया जाता है।
लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर बॉक्स फंक्शन बोलना एक नॉर्मली यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस इंटीग्रेटेड इंटीजर फंक्शन की, उनकी वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि यदि बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह का सिचुएशन है, प्लस माइनस या प्लस, अपन एक एग्जांपल के लिए लें, बॉक्स ऑफ x प्लस 3 लिखा हुआ है, यदि ये नंबर इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर कंसिडर किया है, तो आप ये क्या कर सकते हैं कि बॉक्स को दोनों नंबर्स पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप ऐसा किया जा सकता है। हालांकि बॉक्स ऑफ 3 तो क्या होगा, 3 ही होगा, तो इसको फर्दर अपन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ x प्लस 3 लिखा जा सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना अलाउड है एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। यदि दो नंबर्स लिखे हुए हैं अंदर, बॉक्स ऑफ x प्लस k, जहां पर k इंटीजर होना कंपलसरी है, यदि k इंटीजर है तो बॉक्स को हम अलग अलग दोनों नंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, 1.2 और प्लस 5 के लिख दिया जाए, तो आप अलग अलग दोनों पर यदि डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक तो आएगा बॉक्स ऑफ 1.2 और एक, खैर बॉक्स ऑफ 5 तो 5 होता है, उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अभी आप देखिए बॉक्स ऑफ 1.2 कितना होता है, 1.2 का बॉक्स 1 होता है और ये 5 है, तो टोटल आपका राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, 6। अब लेफ्ट हैंड साइड को यदि अपन डायरेक्टली कंक्लूड करते हैं तो ये आता है 6.2, 6.2 का बॉक्स भी तो 6 ही होता है। इसका मतलब हमारा रिजल्ट एकदम करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पर। तो आप ही ध्यान रखिए कि कभी यदि बॉक्स के अंदर x प्लस माइनस के, जहां पर k इंटीजर हो, तो उसको आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। लेकिन बताते ये हैं, अब स्टूडेंट्स अपने तरीके से गलत रूल एक क्रिएट कर लेते हैं, वो भी मैं समझा देता हूँ कि केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ये रूल वैलिड है। यदि बॉक्स ऑफ के एक्स होता तो क्या मैं इसको के टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स लिख सकता हूँ क्या? ऐसा नहीं लिख सकते हैं भाई, ये बड़ा क्लियरली ध्यान रखना। तो क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि क्या नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। कभी आपका बॉक्स ऑफ 2x हो तो क्या मैं इसको परमानेंटली 2 टाइम्स बॉक्स एक्स लिख सकता हूँ क्या? तो नहीं लिख सकता हूँ, गलत हो जाएगा। तो 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स लिखना गलत हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है, भले ही के इंटीजर हो तो भी अलाउड नहीं है। इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि कभी भी बॉक्स के अंदर माइनस टाइम्स सम क्वांटिटी लिखी हुई हो, तो वो जो क्वांटिटी है उसके बेसिस पर दो तरीके से आंसर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कि यदि एक्स आपका इंटीजर है तब तो आप माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन यदि ये एक्स आपका इंटीजर नहीं है तो फिर आपको माइनस बाहर निकालना अलाउड तो होगा, लेकिन साथ में एक -1 एक्स्ट्रा और आ जाता है। इसको कैसे समझते हैं, जैसे माइनस का 5 होता, मान लीजिए एक्स आपने इंटीजर रख लिया, तो क्या मैं ये माइनस बाहर निकाल लूं तो कोई दिक्कत है क्या? क्या अभी दोनों साइड्स बराबर है कि नहीं है? तो देखिए -5 का बॉक्स तो -5 ही होता है, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो आंसर -5 ही आ रहा है। इसका मतलब इंटीजर हुआ यदि एक्स, तब तो आप माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि बॉक्स के अंदर नेगेटिव की मल्टीप्लाई में एक नॉन इंटीजर रखा हुआ हो, जैसे मान लीजिए 2.7 रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। अब यदि आपने डायरेक्टली माइनस को बाहर निकाल लिया होता, तो आप आंसर देखिए एक बार कि दोनों साइड्स बराबर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। इसका आंसर तो कितना होगा, माइनस के 2.7 का इंटीजर पार्ट वो तो -3 होगा, लेकिन यहाँ देखेंगे तो 2.7 का इंटीजर पार्ट कितना हुआ, +2। तो अभी राइट हैंड साइड तो -2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब बैलेंस हुआ नहीं है। तो आपको बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा -1 यहाँ पर और लगा के चलना पड़ता है। ये एक चीज समझने लायक है। तो ये एक्स्ट्रा -1 लगाने पर राइट हैंड साइड भी कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा आगे से कि कभी भी बॉक्स के अंदर नेगेटिव दिखाई दे और आपको नेगेटिव को बाहर निकालना है, तो दो तरीके के केसेस बनाने पड़ेंगे कि नेगेटिव के मल्टीप्लाई में जो नंबर है, यदि वो इंटीजर हुआ तब तो माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, यदि वो नॉन इंटीजर है तो फिर आपको माइनस को बाहर निकालने के साथ में एक -1 एक्स्ट्रा वहां पर और लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ये चीज क्लियर समझ में आनी चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी को ही मॉडिफाई करके लिखा है कि एक नया फंक्शन यदि कंसिडर किया जाए, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ -x कंसिडर करते हैं। यहाँ पर सोचिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले कंक्लूड किया कि जब भी बॉक्स के अंदर माइनस दिखेगा तो हम दो केसेस बनाएंगे। तो देखो मैंने दो केसेस बना लिए। यदि x इंटीजर हुआ तो हमने अभी बात करी है कि इस माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि x इंटीजर हुआ तो बॉक्स ऑफ -x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टाइम्स बॉक्स ऑफ x के। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से अपने पास, 0। तो देखो 0 आंसर लिखा हुआ है। तो यदि x इंटीजर हुआ तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा ही 0 आंसर देगा। लेकिन यदि x आपका नॉन इंटीजर हुआ, इंटीजर्स के अलावा कुछ भी अपन इनपुट पुट करें,
तो ये कैसे खुलेगा, इस बार ये बॉक्स ऑफ माइनस एक्स खुलेगा, माइनस टाइम्स बॉक्स एक्स -1, तो ये तो कैंसिल हुआ, तो ओवरऑल आंसर कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा। तो आप ही ध्यान रखिएगा इस फंक्शन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कई जगह आपको यूज आते हुए दिखेगा कि कभी बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स की बात करी जाए तो केवल दो ही तरह के आंसर देता है ये, या तो ये जीरो होता है कब, जबकि एक्स इंटीजर्स हो, और एक्स यदि नॉन इंटीजर है तो ये आंसर आपको -1 दे देगा। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बना के चल सकते हैं कि कभी आपको क्वेश्चन में इस तरह से उल्टा लिखा हुआ है कि बॉक्स एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है पहले से ही, तो ये अंडरस्टूड होगा कि जो इनपुट है यदि सेम आउटपुट आ जा रहा है, तो ऐसा कब होता है, इंटीजर्स के केस में तो होता है कि इंटीजर्स के केस में जब अपन आंसर निकालते हैं तो बॉक्स डायरेक्टली हट जाता है और ये आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब कभी इस तरह की सिचुएशन हो बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये समझना चाहिए कि यहाँ पर एक्स डेफिनेटली क्या रहा होगा, इंटीजर रहा होगा। इसी तरह से सेकंड बात करते हैं, इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि कभी लिखा हुआ हो x ग्रेटर देन इक्वल टू बॉक्स x, तो देखेंगे यहाँ पर सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि x और बॉक्स x इक्वल हो सकता है, ये तो हमने अभी देखा फोर्थ पॉइंट में, कब हो सकता है, इंटीजर्स के केस में, लेकिन कभी भी x जो है वो बॉक्स x से छोटा नहीं हो सकता, बॉक्स x ही हमेशा छोटा होता है। बराबर वाला एक केस हो सकता है कभी, बस उसके अलावा क्या सिचुएशन पॉसिबल है कि जो बॉक्स x होता है वो x से छोटा ही रहता है हमेशा, नॉन इंटीजर्स के केस में। क्योंकि आप सोचिए हमने डेफिनेशन क्या बताई है बॉक्स एक्स की, कि बॉक्स लेने पर जो भी आप नॉन इंटीजर रखोगे बॉक्स के अंदर, बॉक्स किस तरह से आउटपुट देता है, उससे छोटा वाला इंटीजर आंसर में देता है, तो हमेशा ये इनपुट को क्या करके आंसर में देगा, छोटा बना के आंसर में देगा। तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब एक्स या तो जो इनपुट होगा वो या तो बॉक्स एक्स से बड़ा होगा या फिर वो बराबर भी हो सकता है। बराबर होगा कब, जब एक्स इंटीजर होगा, वो हमने फोर्थ पॉइंट में ऑलरेडी क्लब कर लिया। ऐसे ही यदि अपन सोच के देखें कि यदि कभी उल्टा लिखा हुआ है कि बॉक्स एक्स इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, कि कभी आपको बोला हो गया कि बॉक्स एक्स इक्वल टू 5 है, तो बताइए यहाँ पर एक्स क्या क्या हो सकता है, तो ये सोचा जा सकता है। ये हमने थोड़ी देर पहले जो ग्राफ देखा वहां पर भी कंक्लूड किया था कि बॉक्स का आंसर 5 आने के लिए नंबर लाइन पर देखिए नंबर्स को क्या होना चाहिए, 5 और 6 के बीच में ही तो होना चाहिए, सोचिए, क्योंकि 5 और 6 के बीच में जितने भी नंबर्स आप लोगे उन सब नंबर्स के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 5 आएगा। हाँ, 5 खुद का भी इंटीजर पार्ट 5 होता है, लेकिन 6 पे क्लोज आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब नंबर्स कहां से कहां तक हो सकते हैं, क्लोज 5 से 6 ओपन के बीच में हो सकते हैं। ये एक उल्टा भी सोचना आना चाहिए। इसी तरह से कभी कोई लिखे कि बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू आपका 5 की जगह अपन ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो एक्स फिर क्या क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है 2 क्लोज से 3 ओपन के बीच में, 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे 2 पॉइंट समथिंग वाले, उन सबका बॉक्स 2 ही तो आता है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आप नेगेटिव नंबर्स के लिए भी सोच सकते हैं कि यदि बॉक्स ऑफ एक्स कभी -3 दिया हुआ है, तो -3 दिया हुआ है, तो सोचिए आप -3 नंबर लाइन पे ये है, इसके बाद में -2 आता है, तो किन नंबर्स के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा, इनके बीच के सारे नंबर्स के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि सर एक्स होना चाहिए इस सिचुएशन में -3 से -2 के बीच में, -2 के बीच में होना चाहिए, ये सिचुएशन होगी। अब इसी चीज को आप एक रूल बना करके भी लिख सकते हैं, जो हमने कंक्लूड किया कि देखिए आप इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू कभी कोई इंटीजर आ रखा है, मान लीजिए इंटीजर दिया हुआ है क्वेश्चन में, नेगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी इंटीजर हो, मान लीजिए इंटीजर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक रहा होगा, वो डेफिनेटली रहा होगा आई से लेकर के i+1 के बीच में। यही तो हमने कंक्लूड किया है कि देखिए आप ये कहीं पर भी अप्लाई करके देख लीजिए, बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू हमको 2 दिया हुआ है, इंटीजर दिया हुआ है 2, तो ये 2 से 3 के बीच में हो। ऐसे यहाँ पर -3 था तो -3 और -3+1 तक हुआ, या बोले -3 से -2 तक हुआ। तो यहाँ पर इसको कंक्लूड करके भी लिख सकते हो कि कभी बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू आई की इक्वल हो, जहाँ पे आई इंटीजर हो, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, आई से लेकर के i+1 तक हो जाएगा। सेवंथ प्रॉपर्टी तो जस्ट एक एग्जांपल को ही लिखवा दिया है कि कभी इस तरह का सिचुएशन आ गया, बॉक्स ऑफ एक्स 5 हो, तो एक्स हो जाएगा 5 क्लोज से 6 ओपन के बीच में, ये इसी का एग्जांपल हो गया सिक्स्थ वाले का। लेकिन ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको प्रॉपर्टी में क्लब कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से यदि यहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाए, इक्वालिटी की जगह यदि इनइक्वालिटीज आना स्टार्ट हो जाए, सपोज इस तरह का क्वेश्चन हो, बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पर बताइए एक्स क्या क्या सेटिस्फाई कर सकता है, उल्टा सोच के बताना है, प्रॉपर थिंकिंग बेस्ड है कि एक्स को क्या क्या रखना है इस इक्वेशन में अलाउड है। तो आप सोचिए नंबर लाइन पर ये 2 कहीं है,
हाँ, 2 से पहले का कोई भी नंबर लूँगा मैं और यदि मैंने उसको पुट किया यहाँ पर, तो बॉक्स उसको क्या कर देगा और छोटा बना देगा। तो 2 से पहले ही छोटा है इनपुट यदि और आपने बॉक्स को उसको और छोटा बना दिया, तो फिर वो 2 से बड़ा तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमें किस तरफ सोचना चाहिए? 2 के राइट हैंड साइड में सोचना चाहिए कौन-कौन से नंबर सैटिस्फाई होंगे। तो आप सोचिए 2 सैटिस्फाई हो रहा है क्या? 2 भी सैटिस्फाई हो रहा है और 2 से बड़ा कोई भी नंबर आप रख के देखिए यहाँ पर, हमेशा ही क्या हो जाएगा? सैटिस्फाई हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये डायरेक्टली आप आंसर बोल सकते हैं कि x भी 2 या 2 से बड़ा ही होना चाहिए, कि यदि कभी बॉक्स ऑफ x को 2 या 2 से बड़ा बनाना है, तो x को भी 2 या 2 से बड़ा ही होना चाहिए। इसी तरीके से कैसे इनइक्वालिटी और हो सकती है कि बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 2 हो, केवल ग्रेटर देन 2, इक्वालिटी नहीं हो, तो फिर क्या करना चाहिए वो सोच लीजिए। क्या अब मैं यहाँ पर 2 से 3 के बीच के नंबर्स रख सकता हूँ क्या? यदि मैं 2 से 3 के बीच के नंबर्स रख दूँगा 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर कितना बनेगा? 2 बनेगा और 2 ग्रेटर देन 2 तो सैटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब अब जो नंबर्स है वो 2 से 3 के बीच के नंबर्स भी रखना अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं 3 या 3 से बड़े नंबर सारे रख सकता हूँ, आप रख के देखिए। तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका आंसर ये आ गया। ठीक है? इसी तरह से सिमिलरली हम बना सकते हैं कि कभी बॉक्स ऑफ x लेस देन 2 हो और आपको आंसर पूछा जाए कि बताइए x क्या-क्या सैटिस्फाई होगा। तो आप सोच के देखिए 2 से छोटे नंबर्स कोई सा भी रख के देखेंगे, तो बॉक्स उनको और छोटा बना देगा, और छोटा बना देगा तो डेफिनिटली 2 से छोटा तो हो ही जाएगा। लेकिन यदि 2 से बड़ा कोई भी नंबर आप रख के देखोगी, तो फिर यहाँ पर सैटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा x लेस देन 2। तो इस तरह से थिंकिंग बेसिस पे हम इस तरह की इनइक्वालिटीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बॉक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं और नॉर्मल x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी ये लेस देन इक्वल टू 2 हो, इसको भी सोच लेते हैं। तो यहाँ पर अब इक्वल टू 2 बनना पॉसिबल है, तो सोचिए 2 से 3 के बीच के नंबर्स भी रखना पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा x लेस देन 3, x लेस देन 3 हो जाएगा। तो वैसे तो थिंकिंग बेसिस से हम नॉर्मली बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट रूल भी बना के चल सकते हैं। किस तरह से मैं ध्यान रखवाता हूँ कि कभी यदि हाँ, यहाँ पर पहली बात यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर नहीं होगा तो मेरा शॉर्टकट वैलिड नहीं होगा, फिर आपको बेसिक थिंकिंग से करना होगा। तो इंटीजर यदि है यहाँ पर, जैसे हमारा 6 प्रॉपर्टी में राइट में इंटीजर होना चाहिए, उसी तरह से इन इनइक्वालिटीज में भी राइट में क्या होना चाहिए? इंटीजर होगा, तो फिर ये प्रॉपर्टी वैलिड है। कैसे लिखा जा सकता है कि यदि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन हो क्वेश्चन में, तब तो डायरेक्टली बॉक्स हट जाता है, कोई चेंज नहीं आता। देखो डायरेक्टली बॉक्स हट गया और फाइनल आंसर एज इट इज खुल गया। इसी तरीके से लेस देन साइन हो ओरिजिनल क्वेश्चन में, लेस देन इंटीजर लिखा हुआ हो, तो भी डायरेक्टली खुल जाता है। तो आप ये दो चीजें ध्यान रख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू और साथ में किसमें लेस देन, इन दोनों सिचुएशन में आप डायरेक्टली बॉक्स को हटा सकते हैं, कोई भी सोचने की जरूरत उस केस में नहीं बचेगी। बस राइट हैंड साइड में इंटीजर हो तब लगेगा ये मेथड, नॉन इंटीजर्स के लिए तो आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा। तो मैंने प्रॉपर सोचने का तरीका बताया, साथ में शॉर्टकट बता दिया कि कभी क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन हो, तो उस सिचुएशन में डायरेक्टली बॉक्स को हटाया जा सकता है। सिमिलरली एक रूल और बना के चल सकते हैं कि ग्रेटर देन क्वेश्चन में हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, दूसरा चीज ही ध्यान रखो कि क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वेश्चन में भले ही ग्रेटर देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो, दोनों ही सिचुएशंस में आंसर क्या आता है? ग्रेटर देन इक्वल टू ही आता है। क्वेश्चन में ओरिजिनल में भले ही ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, आंसर में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन में भले ही लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू हो, आंसर में हमेशा क्या आ रहा है? लेस देन ही आ रहा है। तो आंसर में हमेशा लेस देन ही आएगा, कभी भी लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में भले ही लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू हो, आंसर में हमेशा लेस देन आएगा। इसी तरीके से क्या बनाया हमने कि क्वेश्चन में ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, दोनों ही सिचुएशन में आंसर में ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। तो ये सेकंड रूल ये ध्यान रख लो। तो इससे अब क्या फायदा होगा कि हमें दो सिचुएशंस को पता है कि सर एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, इन दोनों में तो सेम खुल जाता है आंसर। लेकिन जिनमें सेम नहीं खुलता है, बाकी बची हुई दोनों सिचुएशन में सेम नहीं खुलेगा, उनको फिर कैसे आंसर करना है वो अब अपन ने कंक्लूड कर लिया है, जो अभी सेकंड रूल बनाया था कि ये सिचुएशन है कि कभी ग्रेटर देन हो। अब ये वो वाला सिचुएशन तो है नहीं जिसमें डायरेक्ट खुलता है, डायरेक्ट खुलने वाला तो क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब इसमें डायरेक्ट तो नहीं खुलेगा। अब इसमें क्या होगा, वो चेंजेस क्या होंगे वो हम कंक्लूड कर रहे हैं कि ग्रेटर देन है, तो हमने अभी कंक्लूड किया कि भले ही ग्रेटर देन हो क्वेश्चन में या ग्रेटर देन इक्वल टू, आंसर में तो क्या आता है? ग्रेटर देन इक्वल टू ही आता है। अच्छा, अब राइट में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? वो यहाँ पर इस नंबर में 1 यूनिट जोड़ के लिखा जा सकता है, डायरेक्ट 1 यूनिट ऐड करके लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये वो सिचुएशन तो है नहीं जहां पर डायरेक्ट आंसर खुलना है, मतलब बिना कोई चेंज किए हुए। तो इस सिचुएशन में क्या चेंजेस होंगे वो फिर से कंक्लूड करते हैं कि बॉक्स खुलेगा तो क्या होगा कि लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू, आंसर तो हमेशा लेस देन ही आता है। और क्या आएगा यहाँ पर भी सेम रूल
कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें 1 यूनिट जोड़ के आ जाता है, बस इसमें 1 यूनिट ऐड होकर के आ जाता है। तो ये छोटी-छोटी सी बातें यदि कंक्लूड कर पाओगे तो देखो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझ सकते हैं। यहाँ तो खैर ये मैंने इसी एग्जांपल को तो एक बार लिख ही दिया है, इसको तो आप प्रॉपर्टीज में अपने नोट करके लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी की तरह लिखवा दे रहा हूँ एग्जांपल्स को, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू समझना आसान है। यदि यहाँ पर मैं कुछ के या इस तरह का यूज करूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझना, अभी समझना आसान है। अब देखो ये रूल अप्लाई करते हैं, तभी आपका बॉक्स ऑफ एक्स, मान लो इस पे 4 सवाल बना देते हैं। बॉक्स ऑफ एक्स नेगेटिव नंबर्स होंगे ना, तो देखो यदि आप बेसिक थिंकिंग पे बेस्ड पे जाते हो तो कई बार कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स उसको गलत कर देते हैं सोचने में, कैलकुलेशन एरर कर देते हैं। लेकिन यदि आपने मैंने जो सेकंड मेथड बनाया, यदि उस मेथड के थ्रू जाओगे तो आपके कभी गलत नहीं होगा। देखो ये 4 क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए -2 है, मान लीजिए यहाँ पर -2 है। तो अब यहाँ पर वन बाय वन सोचना स्टार्ट करते हैं कि यदि बॉक्स हटेगा, बॉक्स हटेगा तो बताइए कौन से दो सिचुएशंस ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टली बॉक्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने कंक्लूड किया एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू में, और एक सर लेस देन में डायरेक्टली हट जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली जब एलिमिनेट करूंगा तो ये आ जाएगा आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसका आंसर बिना सोचे ही दे दिया। ऐसे इसका आंसर भी बिना सोचे दे देते हैं कि सर इसमें भी डायरेक्ट हट जाता है, तो x लेस देन -2 आ जाएगा। लेकिन बाकी दो सिचुएशंस में आंसर में मॉडिफिकेशन होना है, ठीक है। तो बॉक्स हटने के बाद में मॉडिफिकेशन होना, वो मॉडिफिकेशन हमें ऑलरेडी पता है कि सर ग्रेटर देन के केस में भी आंसर में क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ही आता है। और यहाँ पर जो भी नंबर होता है उसमें 1 यूनिट जुड़ के आ जाता है, तो 1 जोड़ के लिखेंगे तो -1 आ गया। देखिए इसका आंसर डायरेक्टली क्लब हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी कंक्लूड करो कि x लेस देन इक्वल टू के केस में भी आता तो लेस देन ही है, लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट जुड़ के आ जाता है तो ये आ जाएगा आपका लेस देन -1। तो कभी गलत होने का स्कोप नहीं है, लेकिन बस ये शॉर्टकट तब वैलिड है जब राइट में क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। -2 एक इंटीजर होता है, इस वजह से ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल हो पाया। तो आप ये एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं पॉज करके। फिर हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देता हूँ आपको। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए और एक बार पॉज करके इनको ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। आंसर्स आप वेरीफाई कीजिएगा कौन कौन सा सही हो रहा है इस मेथड के थ्रू। चलिए, तो यदि आपने ट्राई कर लिए हैं तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा सिचुएशन ऐसा जहां तो डायरेक्ट खुलना है, तो उसको सबसे पहले करके लिख लेते हैं। तो लेस देन, हमने दो सिचुएशन पढ़ी है सर, एक तो लेस देन होता है और एक ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। इन दोनों सिचुएशन में डायरेक्ट खुल जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया है x लेस देन 1, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी x डायरेक्ट खुल जाएगा, यहाँ पर भी लेस देन साइन है, तो ये हो गया x लेस देन -3। चेक करते रहिएगा अपना आंसर। ऐसे ही यदि अपन बात करें तो एक फोर्थ क्वेश्चन में भी आंसर डायरेक्टली खुलेगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, बॉक्स हटा करके लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये लिखा जा सकता है। ये तो तीन तो वो एग्जांपल हो गए जहां पर कोई चेंजेस नहीं हुए। अब बाकी हम बात करते हैं कहां पर चेंजेस होने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर चेंज होगा, तो हमने लेस देन के लिए रूल कंक्लूड किया हुआ है कि सर लेस देन होता है या लेस देन इक्वल टू होता है, तो आंसर तो हमेशा लेस देन ही आता है। लेकिन यहाँ पर 1 यूनिट जुड़ के आएगा तो -1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं कि सर लेस देन ही आएगा आने को, तो लेकिन एक 1 यूनिट जुड़ के आएगा तो यहाँ पर लेस देन 4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका x लेस देन ही आना है, 1 यूनिट जुड़ के आना है तो -6 हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर x ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों ही सिचुएशन में ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, 1 यूनिट जुड़ के आएगा तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। ऐसे इस जगह भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो ये स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस और एक 12th क्वेश्चन को और कर लेते हैं। ये सब तो अपने शॉर्टकट रूल इस पे सब पे एप्लीकेबल है, इस वजह से ये डायरेक्टली कर दिया मैंने, क्योंकि यदि राइट हैंड साइड में इंटीजर है तो हम डायरेक्टली ये शॉर्टकट लगा सकते हैं। लेकिन अभी 9, 10th, 11 तीन क्वेश्चंस को अलग से और डिस्कस कर लेते हैं कि इनको कैसे किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये इंटीजर नहीं है, तो या तो आप देखो नॉर्मली सोच के देखो कि किसी नंबर का बॉक्स लेने पर वो 2.5 से बड़ा हो जाना चाहिए। तो देखिए नंबर क्या क्या रख सकते हैं, तो आप सोच के देखिए क्या 2 पॉइंट समथिंग नंबर रख सकता हूँ क्या मैं इसमें। यदि मैं 2 पॉइंट समथिंग रख दूंगा तो ये 2 बनेगा हमेशा, और 2 बनेगा तो क्या 2.5 से बड़ा हो पाएगा क्या, 5/2 से बड़ा हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब नंबर को क्या होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा ही होना चाहिए। ऐसा ही सोच सकते हैं, लेकिन इसको देखो कैसे और बेटर तरीके से गलतियां नहीं हो उस तरीके से कैसे प्रोसीड कर सकते हैं कि आप सोचिए जो बॉक्स एक्स है वो एक इंटीजर है, और इंटीजर 5/2 से बड़ा, तो 5/2 से बड़ा पहला इंटीजर हमें कब मिलेगा,
5/2 से पहला बड़ा इंटीजर तो हमें 3 मिलेगा, तो क्या ये इक्वेशन इक्विवेलेंट हो गई क्या, कि बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। कि देखो मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया कि 2.5 से 3 के बीच में जो इंटरवल है उसमें तो कभी बॉक्स एक्स मिलेगा ही नहीं ना, मुझे बॉक्स की वैल्यू मिलेगी नहीं क्योंकि उसमें कोई इंटीजर होता ही नहीं। इस वजह से मैंने 2.5 से 3 वाला जो इंटरवल है वो डिस्कार्ड कर दिया। बॉक्स का वैल्यू हमें कब मिलना स्टार्ट होगा, 3 या 3 से बड़े वैल्यूज पर। तो बॉक्स का वैल्यू हम 3 या 3 से बड़ा ही बोलेंगे तभी हमको इंटीजर्स मिलना स्टार्ट होंगे। 5/2 से 3 के बीच में कोई भी इंटीजर लाई नहीं करता है। तो यदि ये बन गया तो ये तो अपना स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया है। इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा जा सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट खुलने वाला बन गया। इसी तरीके से आप सोचिए कि माइनस का 1.5 से छोटा इंटीजर कब मिलना स्टार्ट होगा। माइनस का 1.5 से छोटे इंटीजर जो होते हैं वो होते हैं -2 या -2 से छोटे इंटीजर्स। तो इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है लेस देन इक्वल टू -2 लिखा जा सकता है। और अब ये तो नॉर्मल पैटर्न का क्वेश्चन बन गया। इसको तो करने के लिए हम कर सकते हैं कि सर ये बॉक्स हटेगा, आएगा तो लेस देन ही, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये सोच लीजिए। सिमिलरली यहाँ सोचिए कि 1/2 से छोटे इंटीजर्स कब मिलना स्टार्ट होंगे। 1/2 से छोटे इंटीजर्स मिलते हैं 0 या 0 से छोटे पे। तो 0 या उससे 1/2 के बीच में तो कोई इंटीजर मिलना नहीं है, इस वजह से उसको तो डिस्कार्ड कर दिया। अब इसको सोल्व करना हमें आता है तो इसमें लेस देन ही है, लेकिन यहाँ पर 1 यूनिट जुड़ के आएगा तो x लेस देन 1 हो जाएगा। और आप सोच के देखिए 1 से छोटे नंबर सारे नंबर्स इस पे सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि 1 से छोटा आप 0.99 भी रखोगे तो ये उसको 0 बना देगा, और 0 बनाएगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये 12 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन बड़े क्लियर होने चाहिए। हमारा शॉर्टकट अधिकतर क्वेश्चन में डायरेक्ट लगा और कुछ में हमने उसको मॉडिफाई करके फिर शॉर्टकट मेथड लगाया। इसी तरीके से नेक्स्ट फंक्शन है, लेकिन नेक्स्ट फंक्शन पे जाने से पहले चलो इलस्ट्रेशन भी देखते हैं किस तरह से बॉक्स के फंक्शंस के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सवाल दे दिया जाए कि एक क्वेश्चन, ये फंक्शन दे दिया है और इसमें बोला गया है कि आपको डोमेन निकालनी है इस फंक्शन की, एक्स को क्या क्या रखा जा सकता है ये बताना है। तो आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व करेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि सर अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ये कैसी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 भी नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, तो सर इसका मतलब ये तो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। अच्छा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो मैं दोनों तरफ -4 कर लेता हूँ, तो ये आ गया आपका बॉक्स ऑफ 2x ग्रेटर देन -4। अच्छा, अब हमेशा देखो मैं एक हैबिट डलवाता हूँ स्टूडेंट्स को, कैलकुलेशन एरर्स नहीं हो उसके लिए, कि बॉक्स के अंदर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन हो हमेशा उसको किस तरह देखना चाहिए, उसको y की तरह कंसिडर करना चाहिए। एक नया नाम दे देते हैं कि 2x को y की तरह सोचते हैं, y एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बन गया, बॉक्स ऑफ y ग्रेटर देन -4। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे ही बॉक्स हटता है ग्रेटर देन के केस में क्या आता है, आता तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही है, और -4 में 1 यूनिट जुड़ के आएगा तो ये आ जाएगा। सोचिए, तो अब वहां पर वापस y की जगह रखेंगे 2x, तो ये आ जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो आप हमेशा स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, कि जो बॉक्स के अंदर क्वांटिटी है भले वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन दे दे, हमेशा आपको उसको y एज्यूम कर लेना चाहिए और फिर प्रोसीड करना चाहिए। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। तो देख लीजिए इस सॉल्यूशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई ये -4 से बड़ा है, और ग्रेटर देन के केस में जब इनइक्वालिटी हटती है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है, और -4 में 1 यूनिट जुड़ेगा तो -3 आ जाता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर दे पाए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए कि कभी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको एग्जाम्स में हमेशा बॉक्स के बारे में लिखा हुआ रहेगा कि हियर बॉक्स एक्स रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यदि ऐसा लिखा हुआ नहीं हो तो वहां पर कभी भी इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मानना है, इसको फिर नॉर्मल ब्रैकेट मानते हुए चलना है। लेकिन ये हमेशा आपको मेंशन रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है। तो कंस्ट्रेंट क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रेंट दिखाई दे रहा है कि सर अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म है ये पूरा का पूरा टर्म क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो इसको 0 या 0 से बड़ा कंसिडर कर लेते हैं। देखिए तो मैंने ये पहला स्टेप तो ये सोच लिया कि सर ये क्वांटिटी आपका 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अच्छा जी, अब जो चीज बार बार रिपीट करती है मैथ्स में उसको आपको कुछ अज्यूम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा मन कर रहा है कि सर बॉक्स एक्स को टी अज्यूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाए। आप चाहें तो उससे पहले एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर बॉक्स का एक कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो इन स्टेप्स को अप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पर तो सबसे पहले मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया
ताकि ये बन गया नीचे बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 5, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह अब अपने पास आ गया है लेस देन इक्वल टू आ गया है, ठीक है। और जैसे ये बॉक्स एक्स को टी मानेंगे तो ये पूरा इक्वेशन बन गया इस तरीके का। ये नॉर्मल वेविकर मेथड का सवाल बन गया। इसका सिस्टम क्या रहता है कि सर दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और लेस देन साइन है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स और लेस देन साइन हो तो उनके क्या जाता है बीच वाला इंटरवल। तो यहाँ पर 1 और 5 दो क्रिटिकल पॉइंट हैं और लेस देन साइन है तो उनके बीच वाला इंटरवल होगा, लेकिन डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट्स में हमेशा क्या लगाते हैं, ओपन लगाते हैं। इसका मतलब 1 पे तो आएगा यहाँ पर क्लोज, लेकिन 5 पर आएगा ओपन। तो टी कहाँ से कहाँ तक आ गया, 1 क्लोज से 5 ओपन के बीच में आ चुका है, ये आया टी। अब टी आया, टी किसकी वैल्यू थी, टी माना था हमने बॉक्स एक्स को। तो अब ये बाई इनइक्वालिटी क्रिएट हो रहा है। देखो इस बाई इनइक्वालिटी को हम बेसिक मेथड से सोल्व करते हैं कि पहले इसको सोल्व कर लेंगे, अलग से इसको सोल्व कर लेंगे और दोनों इक्वेशंस का क्या लेंगे इंटरसेक्शन। तो यदि बॉक्स एक्स का वैल्यू लेस देन 5 वाली इक्वेशन को हम पहले सोल्व करने की कोशिश करें तो ये हमें सोल्व करनी आती है कि सर इस सिचुएशन में एक्स क्या होगा, डायरेक्ट ही खुल जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के केस में भी बॉक्स डायरेक्टली खुलता है, तो इसमें आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन लेंगे तो आप सोच के देखिए यही तो आ रहा है। तो यहाँ पर बाई चांस ऐसा हुआ कि दोनों तरफ की इनइक्वालिटीज ही डायरेक्ट सेम टू सेम ओपन हो जा रही है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा कि सेम होगा। इस वजह से आपको हमेशा बेसिक मेथड लगाना चाहिए कि आपको ये जो चीज है इसको अलग से सोल्व करना चाहिए और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी उसको अलग से सोल्व करना चाहिए और दोनों को इंटरसेक्शन ले लेना चाहिए। तो इस तरह से देखो बॉक्स के फंक्शंस को इजीली सिंप्लीफाई किया जा सकता है यदि आप बेसिक प्रॉपर्टीज जानते हैं और आपको इनइक्वालिटीज मॉड्यूलस अच्छे से क्लियर है तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, इस वीडियो की लास्ट फंक्शन पे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगेन क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट को। तो फ्रैक्शनल पार्ट को कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर x कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन इस फंक्शन के जो आंसर्स आते हैं, जो रेंज होती है, वो हमेशा 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच में ही होती है। आप नाम से भी समझ सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शन तो होना ही है लेकिन पॉजिटिव फ्रैक्शन ही केवल होता है 0 से 1 के बीच में, जहां पर 1 भी आंसर में नहीं आ सकता है। अब फ्रैक्शनल पार्ट को किस तरह से समझा जाता है, देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए कि यदि कोई भी नंबर x यदि मैथ्स में हम लिख रहे हैं तो ये नंबर हमेशा दो नंबर्स का एडिशन होता है। एक होता है इसका इंटीजर पार्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरा टॉपिक, और एक होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते ही हैं। तो कोई भी नंबर मैथ्स में दो नंबर्स का एडिशन होता है, एक होता है बॉक्स और एक होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट, इन दोनों का एडिशन होता है। अच्छा जी, तो इस इक्वेशन से फिर हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल एक्स किसके इक्वल हो गया, वो इक्वल हो गया है एक्स माइनस बॉक्स एक्स के इक्वल हो गया। तो किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए एक सेपरेट रूल नहीं है। ये रूल हमेशा किसके थ्रू जाता है, हमेशा पहले इंटीजर पार्ट निकालेंगे उस नंबर का और इंटीजर पार्ट को किस नंबर में से घटा लेंगे, ओरिजिनल नंबर में से घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट बच जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि यदि हमें 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो तो 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा, लेकिन हम क्या सोचेंगे, हम 2.7 का इंटीजर पार्ट सोचेंगे। 2.7 का इंटीजर पार्ट निकालना ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका लेफ्ट वाला इंटीजर तो वो तो 2 होगा। तो 2.7 में से क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा विच इज 0.7। सिमिलरली आप सोचिए नेगेटिव नंबर लें, यदि अपन माइनस का 0.8 ले लेते हैं, माइनस का 0.8 ले लेते हैं, हाँ जी। तो अब हमारा डेफिनेशन तो फिक्स है कि सर जो नंबर आपने, जिस नंबर का आपने पूछा है फ्रैक्शनल पार्ट, वो नंबर में से क्या घटा लो, उस नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट घटा लो। तो माइनस का 0.8 का इंटीजर पार्ट कितना होता है, -1 होता है। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.8 प्लस 1, तो आ जाएगा आंसर आपका 0.2। तो आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। यहाँ पे 0 पर क्लोज है लेकिन 1 पर ओपन होगा, 1 कभी भी नहीं हो सकता आंसर में। हाँ, फ्रैक्शनल एक्स का 0 वैल्यू कब आएगा वो भी हम सोच सकते हैं कि जब भी आप फ्रैक्शनल के अंदर इंटीजर ही डाल दोगे। जैसे आप मान लीजिए फ्रैक्शनल ऑफ 5 निकालने की बात कर रहे हैं तो 5 का इंटीजर पार्ट 5 ही होता है, तो 5 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर तो 0 आना ही है। तो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स वैसे हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन इंटीजर्स के केस में फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू 0 भी आ सकती है। तो जिस तरह से इंटीजर पार्ट का अलग से एक सेपरेट रूल था कि उसमें जो भी आप नॉन इंटीजर डालते हो तो आंसर हमेशा लेफ्ट वाला फर्स्ट इंटीजर मिल जाता है। तो उस तरीके से यहाँ पर कोई सेपरेट रूल नहीं है। यहाँ पर हमेशा हम यूजिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर ही हम लोग फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू निकालेंगे।
कि जो भी आप नंबर जिसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाहते हो, उस नंबर में से यदि उसका इंटीजर पार्ट घटा दोगे, तो उस नंबर का क्या मिल जाएगा अपने को? फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। तो एक जनरल एक लोगों को कई बार ये गलतफ़हमी हो जाती है कि सर ये पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है बेसिकली ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ऐसा नहीं है। जैसे अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल किया माइनस का 0.8 तो उस हिसाब से तो 0.8 आना चाहिए था आंसर, लेकिन 0.8 आंसर में नहीं है। आंसर कितना है? 0.2 तो अपने हिसाब से कोई रूल सेट नहीं करना है। हमेशा इस फ़ॉर्मूले की हेल्प से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालनी है, कि जो नंबर आपको पूछा गया उस नंबर में से यदि उसका इंटीजर पार्ट घटा देंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। कुछ एग्ज़ाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ करके हम लिख रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट की। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि जो नंबर होता है वो 2 चीज़ों का एडिशन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट का, और यहीं से फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला आ जाता है, इसको ऑपरेट करवाने का तरीका, कि आंसर निकालने का तरीका, कि हमेशा x में से जब मैं उसका इंटीजर पार्ट घटा दूँगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट बच जाएगा। कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे देखिए माइनस का 2.3 की बात करें, तो माइनस का 2.3 में से यदि मैं उसका इंटीजर पार्ट घटा दे रहा हूँ, तो फाइनल अपना फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आ जा रहा है। इसी तरीके से बाकी एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो अलग-अलग इंटरवल्स में अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है। कैसे? कि यदि मैं x को 0 से 1 के बीच का कोई नंबर ले लूँ, x को 0 से 1 के बीच का कोई नंबर ले लूँ, हमारा फॉर्मूला क्या है फ्रैक्शनल पार्ट का? फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला है कि x में से घट जाता है उसका इंटीजर पार्ट, तो आ जाता है हमारे पास में फ्रैक्शनल पार्ट। तो आप सोचिए इन सारे नंबर्स के लिए इंटीजर पार्ट क्या कॉमन वैल्यू है क्या? इन सब के लिए कॉमन वैल्यू है। तो इन सब के लिए यदि अपन बात करें इंटीजर पार्ट वो होता है 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर इस इंटरवल में कितना हो जाएगा? x माइनस 0 हो जाएगा, सोच लीजिए। या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली x ही हो गया। तो 0 से 1 का इंटरवल ऐसा इंटरवल है जिसमें आप कुछ भी नंबर की बात करोगे, जैसे 0.7 की बात करें, तो 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.7 ही आ जाएगा। 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो 0.2 ही आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल एक्स यदि एक्स के इक्वल है, तो ये केवल कब हो सकता है? जब एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा हो? 0 से क्लोज से 1 ओपन के बीच में लाई कर रहा हो, तब हो सकता है। तो देखिए ऐसे ही यदि अपन सिमिलरली सेकंड इंटरवल की बात करें कि यदि एक्स 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा हो, तो फिर ये किस तरह से खुलेगा फ्रैक्शनल? ये खुलेगा x में से क्या घटाना पड़ेगा इस बार? इन सारे नंबर्स का इंटीजर पार्ट। इन सारे नंबर्स का इंटीजर पार्ट कॉमन वैल्यू है कितना? 1 है, तो 1 को घटा लेंगे। ऐसे ही कभी 2 से 3 की बात करनी हो, तो भी हम फ्रैक्शनल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस केस में ये खुलेगा सर x में से घटाना पड़ेगा 2, तो नंबर में से यदि इंटीजर पार्ट घटा देते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है। यहाँ पर इन सारे वैल्यूज का जो इंटरवल में लाई कर रहे हैं, उन सबका इंटीजर पार्ट कॉमन है, इस वजह से इनका सबके लिए फ्रैक्शनल पार्ट को ओपन करने का तरीका कॉमन तरीका हो गया। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है x माइनस 2। जैसे आप एग्जाम्पल ले भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2.5 का निकालना हो आपको फ्रैक्शनल पार्ट, तो आप क्या बताते? 0.5 ही तो बताते। तो बेसिकली 0.5 कैसा आया होगा? 2.5 में से 2 घटा गया है, तो सोचिए आप इस फॉर्मूला के थ्रू भी तो आप आंसर निकाल पा रहे हैं कि 2.5 में से 2 घटा देंगे तो आपका 0.5 आ जाएगा, तो सही आंसर मिल रहा है। ऐसे ही 2.3 का निकालना होता, तो भी आप उसमें से 2 घटाते। तो इन सारे नंबर जो कि 2 से 3 के बीच में लाई कर रहे हैं, उन सबके लिए कॉमन फॉर्मूला अपने को मिल गया है फ्रैक्शनल के लिए। x माइनस 2 बन के खुल जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है? इसी तरह से बाकी इंटरवल में भी हम लिख सकते हैं। देखिए आप इस तरह से बनाया जा सकता है। मैंने कुछ इंटरवल्स दिखा रखे हैं। आप और भी नीचे भी इंटरवल्स और बना सकते हो, और भी और ऊपर भी इंटरवल्स बना सकते हो। तो 1-1 यूनिट की लेंथ के इंटरवल्स बनते हैं हमेशा। इस तरह के केसेस बनते हैं कि एक बार हमको इनपुट को मानना पड़ता है कि वो 0 से 1 है, एक बार मानना पड़ता है 1 से 2 है, इस तरह से चलता है। तो आप सोचिए -1 से 0 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, उन सबका इंटीजर पार्ट कितना होगा? -1 होगा। तो यहाँ पर देखो x में से क्या घटाया जाता? -1 घटाया जाता। तो वही तो लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर x प्लस 1। तो ऐसा हर इंटरवल में अपने को फ्रैक्शनल को खोलने का तरीका आना चाहिए कि वो इंटीजर पार्ट घटा करके हम लोग फ्रैक्शनल को ओपन करके लिख सकते हैं। अच्छा, अब यदि हम देखें तो ग्राफ बनाने की बात करें तो 0 से 1 में y किसके इक्वल आ गया? x के इक्वल आ गया। तो y इक्वल टू x लाइन बनाना पड़ेगा 0 से 1 के बीच में। ऐसे ही यदि 1 से 2 के बीच में बात करें, तो y किसके इक्वल आ चुका है? x माइनस 1 के इक्वल आ चुका है। तो y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ बनाना पड़ेगा इस इंटरवल में। तो हमें स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करनी आनी चाहिए कि सर इस तरह से कर सकते हैं। 0 से 1 के बीच में बात करें, तो 0 पर y इक्वल टू x लाइन क्या आंसर देता है? 0 ही देता है। तो 0 पर क्लोज है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी क्लोज लगा दिया है। लेकिन 1 पर y का वैल्यू कितना आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन 1 पे क्या लगेगा? ओपन, क्योंकि यहाँ पर 1 पे क्या है? ओपन है।
तो ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन बन गया y इक्वल टू एक्स इन द इंटरवल 0 से 1। ऐसे यदि अपन बात करें 0 1 से 2 में बात करेंगे तो 1 पर एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू देखो, ये वाला इक्वेशन क्या दे रहा है, एग्जैक्ट 1 हम रख सकते हैं क्योंकि ये अभी है, इस पे क्लोज लगा सकते हैं। तो 1 पर तो 0 आ रहा है। अच्छा, जब 2 रखेंगे तो 2 पर कितना आ रहा है 1, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा, होलो। तो इस तरह की देखो हम अपने को डायग्राम बनते हुए दिखाई देंगे, इस तरह के पैरेलल स्लैब्स मिलते जाएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी लाइंस जो हैं वो क्या है, पैरेलल लाइंस है। इन सबका स्लोप 1 ही तो है, y इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू x माइनस 2, इन सबका स्लोप 1 1 1 है। तो ये पैरेलल इस तरह की लाइन सेगमेंट्स हमें मिलते जाते हैं, और कहाँ ओपन कहाँ क्लोज उस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ग्राफ आपका कंप्लीट तैयार हो जाता है, इस तरह का ग्राफ बनता है, ये देख सकते हैं आप। ये हर 1 यूनिट लेंथ के बाद में एग्जैक्ट सेम ग्राफ रिपीट कर रहा है, इस बात का भी बाद में हम लोग फायदा उठाएंगे। तो फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ इस तरह का बनता है कि 0 से 1 में ये y इक्वल टू एक्स लाइन, फिर 1 से 2 के बीच में y इक्वल टू एक्स माइनस 1 लाइन। ये सब लाइंस की इक्वेशंस अपने को पता है, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 1 लाइन है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो स्लैब है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 है। फिर ये वाला y इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, क्योंकि इस इंटरवल में सब जगह इंटीजर पार्ट कितना है, 3 है। इस वजह से y कैसे खुलेगा, x माइनस 3 बन के खुलेगा, ये किया जा सकता है। ऐसे ही छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज फ्रैक्शनल पार्ट की और भी हम बना सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज जिस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर की बनाई थी उसी तरह की प्रॉपर्टीज हैं, कि कभी फ्रैक्शनल के अंदर माइनस एक्स लिखा हुआ है तो आप माइनस को बाहर निकालने के लिए दो केसेस बनाएंगे। यदि एक्स इंटीजर है तब तो माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। एक्स यदि नॉन इंटीजर है तो माइनस तब भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन एक प्लस वन भी करना पड़ेगा। कैसे, कि यदि आपने एक्स के अंदर, ये फ्रैक्शनल के अंदर माइनस का कुछ नॉन इंटीजर लिया, मान लीजिए 3.2 ले लेते हैं, तो वैसे तो इसका आंसर हमें निकालना आता है नॉर्मल मेथड से, कितना आएगा 0.8 आएगा, -4 घटाने पर तो 0.8 आएगा। लेकिन यदि आपने माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल लिया होता और ऐसा लिख दिया होता, तो अब इस चीज का आंसर कितना आता, 0.2। तो ये ओवरऑल कितना बन जाता, माइनस का 0.2, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस का 0.8 है ना, सॉरी प्लस का 0.8 है, जबकि राइट हैंड साइड कितना बना, माइनस का 0.2 बना। तो अभी तो बराबर नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पे मैं +1 कर दूं तो क्या ये वैल्यू 0.8 आ जाएगी क्या, तो ये 0.8 आएगी और ये भी 0.8 है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस इतना सा ध्यान रखो कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा -1 आता था, वैसे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या जाता है, +1 आ जाता है। हाँ, और इंटीजर्स के केस में तो आप माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स के केस में तो सोचिए -5 का इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट लिखूं या माइनस टाइम्स फ्रैक्शनल ऑफ 5 लिखूं, ये दोनों ये साइड्स क्या है, 0 0 ही है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो आप माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली हम यहाँ पर एक फंक्शन और बना सकते हैं कि फ्रैक्शनल एक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स की बात करें। एक्स यदि इंटीजर हुआ तब तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा और ये कैंसिल कर देगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन यदि ये नॉन इंटीजर हुआ तो सेकंड वाला ब्रैकेट किस तरह से ओपन होगा, वो होगा इस तरीके से, माइनस बाहर आएगा लेकिन एक एक्स्ट्रा +1 और आ जाएगा। तो ओवरऑल जब कैंसिलेशन करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस फंक्शन को भी ध्यान रखना है कि कभी फ्रैक्शनल एक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स की बात हो तो ये केवल दो ही तरह के आंसर्स देता है, या तो 0 देगा या फिर आंसर हमेशा 1 देता है। ऐसे ही और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और बना सकते हैं कि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस के हो, जहां पे के इंटीजर हो, तो इस के को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आंसर निकालने में। इसको आप डायरेक्टली फ्रैक्शनल एक्स लिख सकते हो, लेकिन के को इंटीजर होना चाहिए तब कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मानिए 3 है, ये 3 + 1.7, तो ये 4.7 का फ्रैक्शनल पार्ट वैसे तो हमें पता ही है 0.7 होता है ना। लेकिन यदि मैं इस 3 को ना भी लिखूं, ये बचता क्या, इसका भी 0.7 ही आता है क्या, इसका भी 0.7 आता है। तो इसलिए उस 3 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस 3 को आप यदि डिस्कार्ड कर दो इंटीजर को, तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये 6 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कभी फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो किसी नंबर का, इसका मतलब डेफिनेटली वो नंबर कैसा रहा होगा, इंटीजर रहा होगा। सेवंथ और एट प्रॉपर्टी बहुत आसान है कि कभी फ्रैक्शनल पार्ट पर इंटीजर पार्ट का सिंबल लगा दिया जाए, फ्रैक्शनल का इंटीजर पार्ट लिया जाए, तो ये तो कुछ भी आप एक्स रख लीजिए, ये वाला क्वांटिटी हमेशा क्या बनेगा, 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच में, 0 से 1 के बीच में बनेगा। और 0 से 1 के बीच में हर नंबर का बॉक्स कितना आता है, परमानेंट 0 आता है, हमेशा ही 0 आ जाएगा। तो आप एक्स कुछ भी रखेंगे तो ये बनेगा 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच के लिए फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, बॉक्स लेने पर 0 ही आ जाएगा। इसी तरीके से उल्टा भी यदि करूं मैं, बॉक्स ऑफ एक्स पे फ्रैक्शनल लगा दिया जाए, तो आप सोचिए बॉक्स कैसा आंसर देता है, इंटीजर, और इंटीजर का यदि अपन फ्रैक्शनल लेंगे तो वो तो हमने 6 पॉइंट में लिख रखा है कि इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0 होता है।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज को एकदम ढंग से क्लियर कर लेना है, सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे, इसके जो नेक्स्ट पार्ट बनाया जाएगा, उसमें वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम फंक्शन, इन पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं, जो कि IIT जेईई मेंस एडवांस में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं IITs में, वो क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग ये सारी वीडियोस प्रॉपर्ली देखते जाइए, नोट्स पूरे बनाते जाइए, ठीक है। जो जो चीजें मैं बताते जा रहा हूँ वो सब चीजें फॉलो करते जाओ, बहुत अच्छे स्कोर तक IIT में पहुंचा जा सकता है, मेंस और एडवांस दोनों जगह, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।